हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस बेहतरीन सेशन में। मैं सुमित गोयल आप सभी का आज के इस रीजनिंग के पेपर सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के सीजीएल 2024 के कंप्लीट पेपर हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन पर जिस प्रकार के कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जो जो बातें बननी चाहिए, वो सारी बेटा आपके साथ हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए, आज एक और बेहतरीन पेपर जो हुआ था 12 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 2 का हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से, बड़े अच्छे प्रकार से खुद से सॉल्व करना, ये मानते हुए कि आप इस समय सीजीएल का पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना। प्यारे बच्चों, और फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशंस should be performed on the whole number. Okay, three of the following number are like certain way and one is different, pick the odd one out. हिंदी में लिखा मिलता है आपको कि दी गई चार संख्याओं में से तीन संख्याएं सेम है। अगर बच्चों तीन संख्याएं सेम है, आपको एक चीज को अलग करना है, उस अलग को ढूंढिए, यानी कि ऑड वन आउट, यानी कि विजातीय छांटना। जाहिर सी बात है, जब विजातीय छांटोगे तो चार में से तीन बातें सेम होंगी, तीन बातों में सिमिलरिटी बनेगी। जी हाँ, तीन बातें एक जैसी बननी चाहिए, जो उनसे अलग होगा वही आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। हमें चार में से एक चीज को अलग करना है, और अलग तभी कर पाएंगे जब तीन बातों में सिमिलरिटी मिलेगी। देखिए, 12, 7, 209। स्टार्टिंग के टू नंबर बहुत छोटे हैं, थर्ड नंबर बहुत बड़ा है, तो बड़ा नंबर कोई मल्टीप्लाई करके, कोई स्क्वायर करके बनता है। अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं सर, तो 12 और 7 का जोड़ बन रहा है 19। पहले दो नंबर का अगर आप सम करेंगे 19, और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो आएगा 209। जी हाँ, 19 इंटू 11 209। सेम काम अगर मैं बी ऑप्शन पे करता हूं, तो 19 और 11 होते हैं 30। 30 गुना 11 करेंगे तो आएगा 330। जी हाँ, ये भी करेक्ट है सर। 23 और 8 का सम करेंगे, 23 और 8 का सम करेंगे तो ये आ जाएगा 31। 31 गुना 11 करेंगे तो ये आता है 341। सर यहाँ लिखा हुआ है 343। और डी ऑप्शन चेक कर लीजिए, 15 एंड 9 24 इंटू 11 करेंगे देन 264। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, तीनों का रूल एकदम सेम है। स्टार्टिंग के दो नंबर को ऐड किया, उनको 11 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने थर्ड नंबर को फॉलो कर लिया, बना लिया। लेकिन सी ऑप्शन ये काम फॉलो नहीं कर पा रहा, तो हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द टॉपिक नेम इज ऑड वन आउट, विजातीय छांटना। और विजातीय आप तभी कर पाओगे जब चार में से तीन बातें सेम, चौथा पॉइंट अलग। प्यारे बच्चों, एक सेकंड आपको सवाल दिया, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। इसे हम बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ फिगर। इस आकृति को पूरा करना है। देखिए, आकृति को पूरा करने के लिए कोई विशेष काम नहीं है। तीन आकृतियां आपको दी हैं, एक पॉइंट मिसिंग है। और देखो, ये भी आप समझो, ये सेमी सर्किल, अर्धवर्त 1, 2, 3, 4, 5, हर पार्ट में आपको 5-5 यूं अर्धवर्त सेमी सर्किल दिए हैं, तो वहां भी तो 5 आएंगे ही आएंगे। 5 आएंगे सर, इसमें 3 दिए हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें 3 है। ऑप्शन ए और सी तो उत्तर हो ही नहीं सकते, बात आएगी केवल बी और डी में। अब देखिए, अगर मैं इन सेमी सर्किल देखूंगा, तो आपको एक लाइन दिख रही है यहाँ पे स्ट्रेट। जी हाँ, ये लाइन जानी चाहिए पूरी यहां तक। तो एक लाइन इस प्रकार की आनी चाहिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर हम आकृति को पूरा करना चाहते हैं, तो यहां तो ये 5 सर्किल ऐसे आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में ये लाइन एकदम कंप्लीट और ये लाइन कंप्लीट है, तो आकृति को पूरा करेगी वो फिगर नंबर 2 करेगी, यानी बी ऑप्शन करेगा। बी के अलावा और कोई बन नहीं सकता। ये एक प्रकार में सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। कंप्यूटेशन ऑफ फिगर, आकृति को पूरा करना, एम्बेडेड फिगर, हिडन फिगर, पेपर कटिंग फोल्डिंग, मिरर इमेज, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनको आप डायग्राम से ही करते हैं। इनमें तो पेन उठाने की नीड भी नहीं होती। सर नंबर 3, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए।
दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में भी कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग एक आसान टाइप है, पर कॉमन कोडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या जानकारी है सर? जैसे आपको पॉइंट दिया गया टॉक टू मी, टॉक टू मी का हमने कोड लिखा है AQYTBL। कॉमन कोडिंग में आपने लिखा है AQYTBL। उसी प्रकार डू नॉट टॉक, डू नॉट टॉक को भी अगर मैं चेक करूं तो यहां लिखा हुआ है सर YTMEWC। सेम प्रकार का कोड बनना चाहिए, ये जानकारी दी गई। अब हमने आपसे पूछा कि टॉक का कोड क्या है, तो जाहिर सी बात है सर, इन दोनों में आपको लेफ्ट साइड में कॉमन मिल रहा है टॉक। टॉक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, टू इसमें नहीं है, मी नहीं है, डू नॉट नहीं है, और उस साइड में इनमें कॉमन मिल रहा है YT। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन था टॉक, राइट हैंड साइड में कॉमन था YT, तो कॉमन टॉक का कोड क्या बन गया? YT। अगर इसमें आप हमसे पूछें कि सर टू का कोड क्या होगा, तो हम कहेंगे या तो AQ होगा और या BL होगा, हम डिसाइड नहीं कर सकते। सर इन क्वेश्चंस में ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, हमें केवल कॉमन ट्राई करना होता है। जो चीज कॉमन बनती है वहां से आंसर बन जाता है, उत्तर बन जाता है। बेहद आसान पॉइंट है सर। एक और सर, कोडिंग डिकोडिंग का ही एक और क्वेश्चन दिया गया, मैं चाहूंगा एक बार इसे आप अपने मन से सॉल्व करें, क्योंकि अल्फाबेट की नंबरिंग जितनी अच्छे से आपको याद है, अंग्रेजी वर्णमाला की नंबरिंग आपको जितना अच्छे से याद है, आप क्वेश्चन को उतना तरीके में सॉल्व कर पाएंगे, उतना अच्छे से बना पाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं सर? इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर के बेस पे एनजीआरपी का जो रिलेशन JCNL से है, उसी प्रकार इन द सेम वे FKLT का रिलेशन है BZHP से। सेम लॉजिक फॉलो करते हुए बताइए SQUO का रिलेशन किससे होगा? सवाल यह है सर, मेजर पॉइंट यह है, दी गई जानकारी का अर्थ यह है कि अल्फाबेट की नंबरिंग के बेस पे NGRP का रिलेशन इससे है, FKLT का इससे है, तो SQUO का किससे होगा? अल्फाबेट की नंबरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रहनी चाहिए, आपको याद भी होगी सर। N आता है 14 पे, J आता है 10 पे, सर माइनस का 4 किया हुआ है। G आता है 7 पे, C आता है 3 पे, माइनस का 4 किया हुआ है। R 18 पे, N 14 पे, माइनस का 4 और माइनस का 4। तो अगर मैं नॉर्मली इसकी कोडिंग डिकोडिंग देखूं तो प्रत्येक अक्षर में 4 माइनस किया हुआ है। सर यहां भी वेरीफाई कर सकते हैं, 6 माइनस 4 करेंगे, 11 माइनस 4 करेंगे, 12 माइनस 4 करेंगे एंड 20 माइनस 4 करेंगे। -4 चल रहा है, यहां भी कीजिए। अगर 19 में से 4 माइनस किया 15 का मतलब O, 17 में से 4 माइनस किया 13 का मतलब M, 21 में से 4 माइनस किया 17 एंड 15 में से आपने 4 माइनस किया, दैट विल बी 11। तो आंसर बनेगा OMQK। OMQK मतलब ऑप्शन नंबर बी। OMQK is the correct answer. OMQK is the right answer. We can do solve, we can do try. The question is very easy. It's a coding decoding based question है। आप इसे लेटर बेस्ड एनालॉजी भी कह सकते हैं, आप इसे कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं। करना क्या होगा? अल्फाबेट की नंबरिंग के बेस पे रिलेशन मेंटेन करना होगा और वही रिलेशन आगे बनाइए। कोडिंग डिकोडिंग में कहेंगे तो इस शब्द को ये लिखा, इसे ये लिखा, तो उसे क्या लिखेंगे? द करेक्ट आंसर OMQK। नेक्स्ट सर, एक सीरीज का क्वेश्चन है, आप इसको ठीक से देख पाएंगे। सीरीज में हम बोलते हैं रिपीटेड सीरीज, यानी ये सीरीज है ना, इसको रिपीट किया जाता है और सवाल बनाया जाता है। जैसे कि ये है, एक बार मैं इसको साफ साफ लिख रहा हूं बड़े अक्षरों में, EZHI, सॉरी H के बाद में EIZELK डबल ब्लैंक OME।
सो पॉइंट इज दैट हमें इनमें सबसे पहले काउंट करना है कि टोटल कितने लेटर्स हैं, इन्हें गिनना होगा। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे ही आपको ये 16 मिलते हैं तुरंत आपके मन में ख्याल आना चाहिए कि सर 4 4 के 4 फैक्टर कर दें। आप 16 को 4 4 के 4 फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए और 4 फैक्टर आपको चिल्ला चिल्ला के आपका आंसर बोल देंगे। कैसे सर? फर्स्ट लेटर देखो आप, ई ई ई, और फर्स्ट क्या होगा? सब में ही आपका फर्स्ट लेटर तो ई है। देन देखो सेकंड लेटर में थोड़ा डाउट है। डाउट क्या है सर? सेकंड लेटर देखो, आई है नंबर 9 पे, एल है नंबर 12 पे, ओ है नंबर 15 पे। सर ये सेम तो नहीं है, पर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि 9 एंड 3 12 एंड 3 15 एंड 6 आएगा, मतलब एफ। जो सेकंड लेटर है वो एक एक तीन तीन को ऐड कर रहा है, 6 3 9 12 एंड 15। सर अगर मैं बात करूं, देखो इस लेटर की ये 7 यहां है ही नहीं, 11 और 13, तो यहां आपको थर्ड लेटर में 2 2 ऐड करना मिल रहा है। 7 एंड 2 9, 9 एंड 2 11, 11 एंड 2 13। यानी पहला लेटर तो कांस्टेंट है, सेकंड लेटर में 3 3 ऐड कर रहा है, थर्ड वाले में 2 2 ऐड कर रहा है, और लास्ट वाले में देखिए ना 8 7 5, तो 6 आएगा, यानी कि एक एक माइनस कर रहा है। रिपीटेड सीरीज है, पर क्वेश्चन कितना शानदार है कि पहला अक्षर एकदम सेम, सेकंड वाले में 3 3 प्लस, थर्ड वाले में 2 2 प्लस, लास्ट वाले में एक एक माइनस। तो उत्तर क्या बनना चाहिए सर? एफ आई एफ ई। एफ आई एफ ई आपने ब्लैंक में भरा है, यही आपके सवाल का उत्तर है। इसे हम बोलते हैं लेटर सीरीज, या आप कहते हैं कॉन्टिन्यू सीरीज। तरीका एक ही है, पहले इन्हें काउंट कीजिए, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड कीजिए। क्या बात समझ में आई? यस सर, दिस इज द ब्लड रिलेशन। आप हिंदी पढ़िए इंग्लिश पढ़िए, बात सेम ही है। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी ए और बी में अगर आपको रिलेशन दिया जाए प्लस का, तो इसका मतलब है ए बी का बेटा है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। ए गुणा बी का मतलब है ए बी का भाई है। ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, ए बी की डॉटर है। तो हमें ये जो लाइन दी गई सर, इसको सॉल्व करना है, एक एक सिंबल को बड़े ध्यान से करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। अगर आप ब्लड रिलेशन पे डायग्राम बना पाते हैं तो आप पूरी बातों को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे टी प्लस आर का मतलब है टी आर का बेटा है। देखिए ए प्लस बी का मतलब था ए बी का बेटा, तो टी प्लस आर का मतलब हो जाएगा टी आर का बेटा है, टी आर का बेटा है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो एम माइनस टी का मतलब है एम टी की पत्नी है, एम टी की। ए भाग बी का मतलब है ए बी की बेटी है, तो एस भाग एम का मतलब है एस एम की बेटी है। पी गुणा एस का मतलब है पी एस का भाई है। सर भाई बहन के लिए हम सिंगल लाइन यूज करते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन यूज करते हैं, और स्क्वायर के लिए मेल के लिए स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्किल। क्वेश्चन ये था कि P का R से क्या संबंध है? हाउ इज P रिलेटेड टू R? सर R का ये बेटा है और बेटे का भी बेटा है, बेटे का भी बेटा, देन आंसर विल बी पुत्र का पुत्र, सन्स सन, और यू कैन से ग्रैंडसन। एक ही बात है, आप पोता भी कह सकते हैं। देखो आर का बेटा और बेटे का बेटा है, तो बेटे का बेटा मतलब ग्रैंडसन। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन, सन्स सन, यानी कि बेटे का बेटा पुत्र का पुत्र। नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन। देखिए ये जो जानकारी है ना, इसका तो कोई खास मतलब है नहीं, ये तो आपको बार बार सवाल में मिलेगी, इतनी बार इसे पेपर में देख लेंगे कि देख देख कर थक जाएंगे आप। हमारा मेजर क्वेश्चन ये है कि 346 इज रिलेटेड टू 245, 580 रिलेटेड टू 479, 613
इज रिलेटेड टू व्हाट? जैसे आपने पहले सवाल किया था लेटर वाला, वैसा ही है सर। इसका संबंध इससे जो है वही संबंध इसका इससे है, वही संबंध किससे होगा? और ये जो लाइन लिखी आती है इसका मतलब ये होता है सर, जैसे मैंने 3 4 6 लिखा तो इसको कंबाइंड नंबर मानना है। आप 3 4 6 डिजिट पे अलग अलग लॉजिक नहीं लगा सकते। तो कॉमन सेंस की बात है, नंबर बहुत आसपास है, 101 का डिफरेंस है। 346 में से माइनस किया 101, 580 में से भी माइनस किया 101, यहां से भी 101 माइनस कर दीजिए और क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा 512। 512 इज द करेक्ट आंसर, 512 इज द राइट आंसर। यू कैन डू सॉल्व, यू कैन डू ट्राई, 512 इज द करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन को चेक करना, इसी प्रकार कॉमन सेंस, इसी प्रकार सिंपल चीजें, बस बातों को वेरीफाई करना आना चाहिए, बिना कोई डाउट के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रकार के क्वेश्चंस में ना डिजिट्स में अलग अलग ऑपरेशन नहीं लगाना, पूरे नंबर पे एक साथ काम करना है। अब माइनस करें, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। क्लियर? सर नंबर 8, हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर? सर देखो, दी गई आकृति में वर्ग ज्ञात करने हैं, और वर्ग कभी ज्ञात करने होना तो यूं अलग अलग पार्ट में काउंट नहीं करने। देखो बात ऐसी है, जैसे आप इस फिगर को देखें तो निसंदेह आपको इसमें ये 2 स्क्वायर दिख रहे होंगे। अगर आप इस एक आकृति को देखें, कोने वाली को, तो इसमें 2 स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला, एक छोटे वाला। सर लगे हाथ इसके बगल में एक फिगर ये भी देख लीजिए। तो अगर मैं ये कोने वाली आकृति पूरी कर दूं तो इसमें 3 स्क्वायर हैं, एक इधर, एक इधर, एक इनके बीच में बन गया कॉमन, 3। सर इसी प्रकार अगर मैं मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसी ये फिगर ड्रॉ कर दूं, जितना पार्ट हमने हाईलाइट किया है सिर्फ उसी को देखिए, 3 स्क्वायर यहां भी हैं। 3 कैसे? एक ये, एक ये, एक ये, पूरा हो गया 3। 3 ऐसे बल्क में काउंट कीजिए सर। और उसके बाद अगर आप काउंट करें तो देखो यहां से, यहां से ये पूरी फिगर, ये पूरा एक स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, ये रेक्टेंगल बन गया, लेकिन इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो यस, यहां से आपको ये ग्रीन कलर वाले 2 स्क्वायर और दिख जाएंगे। 3 स्क्वायर ये रहे, 3 स्क्वायर ये रहे, 2 स्क्वायर ये ग्रीन कलर वाले, और एक पूरा एंटायर बड़े वाला, एक पूरा बड़ा स्क्वायर 9। देन टोटल स्क्वायर इस फिगर में कितने हैं? 9। कहीं कोई और तो नहीं है? अगर हम गौर करें, 3 यहां है और 4 5, एक ये होगा 6, हाँ एक 7 और ये 8 और एक पूरा बड़ा 9। सर 9 ही स्क्वायर है, इसके अलावा इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं है। वर्ग और रेक्टेंगल अलग अलग होते हैं। ये जो आप 2 बॉक्स मिलाओगे, ये 2 वर्ग मिलके रेक्टेंगल बनाएंगे, ये स्क्वायर नहीं हो सकता। स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर है, लेकिन ग्रीन वाली पूरी फिगर रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर नहीं है सर। लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, एक बार 10 नंबर सवाल को अपने मन से ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? सर देखो, इसमें मैंने बताया था आपको कि एक एक अक्षर को अलग अलग देखिए, पूरे सवाल को एक साथ सॉल्व मत कीजिए। आप पहले अक्षर की सीरीज को कैरी करें, उससे एक अक्षर मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट लेटर देखो 8, H 8 पे आता है, K 11 पे आता है, N 14 पे आता है, Q 17 पे आता है, T 20 पे आता है, तो W आना चाहिए, मतलब कि +3। जो पहला अक्षर दिया है वो 3 3 ऐड करके दिया है, 8 और 3 11, ये 8 3 11, 3 14, 3 17, 3 20 और 3 23। हमारा उत्तर स्टार्ट होगा W से, ये 2 तो नहीं बने। सेकंड वाले को देखा जाए तो सर ये 4 4 कम कर रहा है। P आता है नंबर 16 पे, अगर नंबर लिखूं मैं आपके लिए, L आता है 12 पे, H आता है 8 पे, D आता है 4 पे। सर Z को आप 0 भी कहते हैं, 26 भी कहते हैं। 0 कैसे सर? एक के पहले Z होता है,
तो अगर देखो 4 4 माइनस करोगे, 16 में से 4 किया 12, 8 4, 26 में से 4 कम किया 22, -4 का पैटर्न है। W और V उत्तर में आएगा, उत्तर ए आएगा। आप जब एग्जाम में होंगे तो थर्ड वाला पॉइंट चेक मत कीजिएगा, 2 पॉइंट से उत्तर मिल गया, टिक कर दीजिए। आगे तो लास्ट वाले में देखो 5 5 ऐड कर रहा है, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27 का मतलब 1 होता है, 1 और 5 6, 6 और 5 11 का मतलब के। हालांकि लास्ट वाला अक्षर तो चेक करने की नीड ही नहीं है, जब सारे ऑप्शन में के दिया है तो लास्ट वाले को देखने की नीड नहीं थी, स्टार्टिंग के 2 को मैच करते उत्तर मिल जाता, तीसरे पे तो दिमाग लगाने की भी नीड नहीं है। ऑप्शन हमारे लिए बड़े हेल्पफुल है, पेपर में आप ऑप्शन को देखकर ही काम करना। जैसे कि ये सवाल है मिरर इमेज का, आप जानते हैं मिरर इमेज के क्वेश्चंस तो 10 सेकंड का टाइम लेंगे आपसे। होता क्या है, अगर आपने आकृति के राइट साइड में दाईं तरफ में मिरर लगाया है, राइट में या लेफ्ट में मिरर लगाया है, तो आकृति का लेफ्ट राइट तो चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा। लेफ्ट एंड राइट शुड बी चेंज, टॉप एंड बॉटम शुड बी सेम। तो लेफ्ट राइट को चेंज कर देखो, 2 तो पहले 2 से स्टार्ट होगा सर, पी से स्टार्ट थोड़ी हो जाएगा, और 2 भी उल्टा सब में, देन पी से क्यू बनेगा, ओके। आर, सर ये वाला आर ठीक नहीं है, ऑप्शन डी आउट हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। देन डी के आर के बाद 4, सर 4 की वाटर इमेज कैसे बन जाएगी, मिरर बनेगी ना। हर अक्षर को आपने लेफ्ट राइट में चेंज करना है, टॉप एंड बॉटम में चेंज नहीं कर सकते, तो सी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। हर एक मिरर इमेज के सवाल में ऐसे ऑप्शन से ही एलिमिनेशन कीजिए, डेफिनेटली 4 में से 3 ऑप्शन गलत होंगे, होंगे ही होंगे, तभी तो एक ठीक बन पाएगा और वही आपका आंसर होगा। लो बताइए, एक और सवाल आया, 11 नंबर क्वेश्चन वही है, सेट बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं अपन। कहने का मतलब आपका ये है कि 11, 16.5 एंड 22 में एक रिलेशन है, 14.5, 20 एंड 25.5 में एक रिलेशन है। तो ध्यान रखिए, जो रिलेशन फर्स्ट सेट में सेम टू सेम डिट्टो एग्जैक्टली सेम सेकंड में होना चाहिए, और वही सेम रिलेशन आपको ऑप्शन में से कहां मिलना चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। जैसे 11 में आपने ऐड किया है 5.5 और यहां भी हमने ऐड किया है 5.5, 11 और 5.5 16.5, 16.5 5.5 22, डिफरेंस कांस्टेंट है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, एवरेज निकाल दिया। डिफरेंस निकाल दीजिए, एवरेज निकाल दीजिए, बात एक ही है। सर यहां भी देखिए ना, 5.5 का ही डिफरेंस है कांस्टेंट, यहां भी 5.5, तो इसका मतलब इनके बीच में डिफरेंस आपका कांस्टेंट चल रहा है, उसी को देखना है। पहला 14 एंड 18.5, नहीं सर यहीं पे गैप आ रहा है 4.5 का, हमें तो 5.5 चाहिए। 21.5 एंड 25 गैप आया 3.5, हमें तो गैप चाहिए 5.5 का सर। 18 एंड 23.5, यस एंड यस, सी ऑप्शन में आपका डिफरेंस एकदम सेम हुआ। अगर मैं डी सी ऑप्शन देखो लिख के बताऊं आपको, तो 18, 23.5, 29, तो इसमें 5.5 ऐड किया, अगली बार भी 5.5 ऐड, 5.5 का डिफरेंस कांस्टेंट है, और ऐसा आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सी ही आपके सवाल का उत्तर है, किसी और बात पे कोई दिमाग लगाने की नीड नहीं है। डिफरेंस इनका ज्ञात कीजिए, डिफरेंस से ही आपको उत्तर मिल जाता है। ऐसा सर ये एक क्वेश्चन आया, जितना ये क्वेश्चन रीजनिंग का है उतना ये क्वेश्चन जीके का भी है, एक कॉमन सेंस की जानकारी आपको मिलनी चाहिए। दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट, सर आप जानते हैं दिलीप ट्रॉफी एक क्रिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, कप होता है, सीरीज होती है। दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है
वो क्रिकेट से है, तो सेम रिलेशन किसका है? कहने का मतलब एक स्पोर्ट्स दिया है, उस स्पोर्ट्स से संबंधित एक आपको कप दिया हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बर्डवन कप ट्रॉफी पोलो से ना, आगा खान कप हॉकी से। सर आगा खान कप है ना, एक हॉकी का विशेष महत्वपूर्ण सीरीज होती है। आगा खान कप का संबंध हॉकी से है। जो रिलेशन दुलीप ट्रॉफी का क्रिकेट से है, वो रिलेशन आगा खान कप का हॉकी से है। तो ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा बी। हिंदी में भी ऐसा ही है, आगा खान कप हॉकी और दुलीप ट्रॉफी का क्रिकेट। इसे हम बोलते हैं एनालॉगी, या आप इसे जीएस बेस्ड क्वेश्चन भी मान सकते हैं। इजी, टेक योर टाइम, 1 मिनट का समय लीजिए और ट्राई कीजिए, क्या आप इसे कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार सॉल्व कर पाएंगे। एक निश्चित कोड भाषा में बुक का एक कोड किया हुआ है, फिर आगे एक और भी कोड दिया हुआ है। बुक इज रिटन एज ZNNI, shop is written as QFNN. How will notes will be written in that language? Book, BOOK, ZNNI, shop, SHOP, QFNN. इनमें एक सीरीज होगी, हाँ होगी सर, आसपास के अक्षर मिल रहे हैं। देखो, बी में से 2 माइनस करोगे Z आएगा, O -1 N, O -1 N, K -2 I। 26, 28 में से 2 कम करो, 26, 1 कम, 1 कम, 2 कम। यहां भी अगर मैं देखूं, देखो तो -2 मिल रहा है, 19 - 2 17, 8 - 2 6, -1 माइनस। तो थोड़ा सा आपके मन में डाउट आएगा कि सर ये क्या बात हुई, यहां तो 2 1 1 2 है, यहां 2 2 1 2 है, ये तो सीरीज नहीं बनी है। एक्चुअली आप जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट उसमें से तो -2 कर रहे हैं, जो वॉवल्स है स्वर, उनमें से -1 कर रहे हैं। स्वर कौन से? A E I O U, आप जानते हैं AEIOU। AEIOU में आपको पता है वॉवल में से आपको दिख रहा है -1 किया जा रहा है, और कॉन्सोनेंट में से आपको -2 किया जा रहा है। तो वैसे एक लगातार अल्टरनेट का पैटर्न नहीं है। अब वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का सवाल था, अच्छा सवाल था, तो इसी तरीके में नोट्स का कोड चाहिए। ध्यान दीजिए, N में से -2 करना है, O में से -1 करना है, T में से -2 करना है, E में से -1 करना है, S में से 2 करना है। वॉवल में से माइनस करना है 1, कॉन्सोनेंट में से करना है 2। तो N -2 का मतलब L, O -1 का मतलब N, T -2 का मतलब R, E -1 का मतलब D, S -2 का मतलब Q। कहां आपको एक माइनस करना है और कहां 2, इन बातों पे ध्यान रखिए। तो उत्तर बनेगा LNRDQ। LNRDQ मतलब B। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इतना आसानी से आप इसे काउंट कर सकते हैं। सवाल बेहद आसान है, बस कॉमन सेंस से चीजों को ट्राई करने का काम कीजिए। इसके अलावा किसी और बात पे एफर्ट्स मारने की नीड नहीं है सर। आसान। सर देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन की पहले भी बात हुई थी। ये वही क्वेश्चन है, सेट बेस्ड क्वेश्चन। एक बार आप आराम से पढ़िए, ट्राई कीजिए। ये इतनी बड़ी कहानी पर ऐसे चक्कर डालने की नीड नहीं है। मेजर पॉइंट ये है सर, ये अपना पहला सेट है और ये अपना दूसरा सेट है। ये जो 2 सेट आपको दिए हुए हैं, इनके जो नंबर हैं, ये किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज एंड दीज नंबर। हमें इनका रिलेशन चेक करना है। तो एक आपने कहा सर 10, 12, 8, 15। अगर मैं इनका ऑर्डर देखूं, देखो पहले 2 ऐड किया हुआ है, फिर 4 माइनस किया हुआ है, और 8 के डबल में से 1 कम किया। 8 का डबल 16, 16 में से 1 कम किया। इसी प्रकार अगर मैं सेकंड देखूं सर, तो 12, 14, 10, 19।
लॉजिक की बात करोगे सर, +2 किया हुआ है, -4 किया हुआ है, डबल 2 -1 दुगना करके एक कम करना दिया हुआ है। तो हम अब अपने ऑप्शन में देखेंगे कि कहां पे हमें लॉजिक सेम टू सेम मिल रहा है। आओ देखो 11 में 2 प्लस किया है, ओके, 4 माइनस किया है, ओके, डबल में से एक कम किया है, ओके, ए ऑप्शन मिल गया सर। तो बाकी बातों पे दिमाग लगाने की नीड नहीं है। क्यों चेक करूं मैं, जब 11 13 9 17, 11 + 2 13, -4 9 एंड डबल -1 करेंगे तो करेक्ट आपका उत्तर बन जाएगा ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। डाइस, डाइस का सवाल तो अब कर पाएंगे। डेली पेपर में आप देख पा रहे हैं सर, आपको एक ही डाइस की दो डिफरेंट पोजीशन दी गई है और इन पोजीशन में हमसे कोई ना कोई चीज का अपोजिट पूछता है। करना क्या है, जो भी सरफेस आपको इनमें कॉमन मिले, अगर एक सरफेस कॉमन मिले तो कॉमन से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज घूम जाना। सर अगर दो दो सरफेस कॉमन मिल जाए तो उन दोनों को छोड़ दीजिए, तीसरा बचा हुआ आमने सामने होगा। इफ टू सरफेस आर कॉमन, अगर दो सरफेस कॉमन है, गौर कीजिए, u और x, यस सर, दो दो सरफेस आपको कॉमन मिल रहे हैं, u और x कॉमन मिल रहे हैं, तो सर तीसरा बचा हुआ आमने सामने होता है। उधर से बचेगा v, इधर से बचेगा z। अगर दो सरफेस आपको आमने सामने मिलते हैं, u x x u, दो दो सरफेस कॉमन मिलते हैं, तो तीसरा बचा हुआ आमने सामने होगा, v के सामने z, z के सामने v। हमारा क्वेश्चन ये था कि बताइए सर व्हाट विल बी अपोजिट टू v, v के सामने क्या होगा, z, v के सामने क्या होगा, z। अगर एक सरफेस कॉमन होता है तो कॉमन से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज घूम जाना, उत्तर आ जाएगा। सर दो कॉमन आ जाए तो भैया दोनों को छोड़ दीजिए, जो तीसरा बचेगा वो सामने होगा। इससे आसान रूल तो क्या ही बनेगा, इससे इजी बात तो क्या ही बनेगी सर। लो, एक और सवाल आपको दिया गया बोर्ड मास का। सर बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कीजिए एक बार। सवाल ये है कि अगर इस इक्वेशन में प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दिया जाए, सर आपस में बदलने का मतलब, इंटरचेंज का मतलब होता है जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए, जहां माइनस है वहां प्लस कर दीजिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी चेंज कर दीजिए, जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड कर दीजिए, जहां डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई, आपस में चेंज कर दीजिए प्लस और माइनस को, मल्टीप्लाई और डिवाइड को। तो निम्न में से सही कौन सा होगा, देखिए 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 8 इंटू 8 माइनस 4, दिस वाज माई क्वेश्चन। तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, पहले हमें इसके सिंबल चेंज करने होंगे। 16 इंटू 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 4। सर ये बनना चाहिए 64 माइनस 1 एंड प्लस 5, सॉरी प्लस 4, 67। तो करेक्ट आंसर विल बी 67, योर ऑप्शन नंबर बी। सवाल चेक करने में ध्यान रखना, सिंबल को चेंज ध्यानपूर्वक कीजिए और इनको सॉल्व करने में आपको पता है कि बोर्डमास का नियम यूज करते हैं। इस टॉपिक को हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं। जितना ये टॉपिक रीजनिंग का है उससे ज्यादा ये मैथ का है। हमें एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करना है और कहानी को ट्राई कर देना है। इजी। 17 नंबर क्वेश्चन में है क्या सर, कह रहे अब की बार एक इक्वेशन दी गई है और ये कहा गया इस इक्वेशन को ठीक बनाना है। सर ये सही नहीं है, मतलब इसको ठीक बनाना है और ठीक बनाने के लिए हमें कौन कौन से साइन आपस में बदलने चाहिए। सर अब की बार आपको साइन बदलना पूछ लिया कि भैया एक इक्वेशन तो दे दी, इसके दो साइन आपस में चेंज करने हैं और वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं
कि कौन कौन से साइन को आपस में चेंज किया जाए। बताओ कोई आइडिया? देखिए आप तुरंत ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। रिजल्ट में आपको 22 चाहिए। अगर मैं ए ऑप्शन पे जाता हूं तो कह रहा है प्लस और डिवाइड को चेंज करो, तो ये बन जाएगा 12 प्लस भाग 12, 4 गुणा 4 प्लस 2। जहां मल्टीप्लाई है सेम रहा, माइनस सेम रहा, मैंने प्लस और डिवाइड को चेंज कर दिया। बोर्डमास के नियम से क्या बनेगा? 1 माइनस 16 प्लस 2। सर इससे तो उत्तर आ रहा है माइनस का 13, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपने बी ऑप्शन को चेक करना है तुरंत दिमाग में अपने। माइनस और डिवाइड को चेंज कीजिए तो बनना चाहिए सर प्लस 12 भाग 4 गुणा 4 माइनस 2। अगर मैं बी ऑप्शन पे गया तो डिवीजन और माइनस को चेंज कर दिया, यहां कर दिया डिवीजन, यहां कर दिया माइनस, बाकी कोई फर्क नहीं है। 12, 3 4 जा 12 माइनस 2, तो 24 में से 2 घटाओगे 22 है। 22 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सवाल का उत्तर बी बनेगा। बस सर ऐसे हो सकता है आपको एक दो ऑप्शन चेक करने पड़ जाएं, लेकिन टाइम बिल्कुल उसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि नंबर बहुत सिंपल आते हैं। मल्टीप्लाई डिवीजन प्लस माइनस करने में डाउट नहीं है, चीजें इतनी आसान लेवल की आती हैं। फिगर आई थिंक आपके लिए ठीक से विजिबल होंगी, आप देख पा रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको यहां लिखता हूं, यहां पे लिखा हुआ है सर एन, यहां लिखा हुआ है एम, यहां लिखा हुआ है ओ, यहां लिखा हुआ है जे, यहां लिखा हुआ है के, यहां लिखा हुआ है ओ। कह रहे एक डाइस है, उसके सारे सरफेस पे जे के एल एम एन ओ लिखा हुआ है, तो आपको बताना है जे के अपोजिट वाले फेस पे क्या आएगा। व्हाट विल बी देयर अपोजिट टू जे। डाइस में एक नियम जानते हैं, जहां एक सरफेस कॉमन होता है उस कॉमन वाले से स्टार्ट कीजिए और क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए। सर कॉमन वाले से स्टार्ट कीजिए, क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, लाइक ओ एन एम, क्योंकि ओ इनमें कॉमन है, ओ एन एम। वहां भी सेम काम करना है, ओ जे के, कॉमन से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो ओ एन एम वहां कीजिए ओ जे के, दोनों में सेम काम। सर वैसे आप जान पाएंगे, देखो यहां पर एल भी आएगा, क्योंकि इस डाइस पे जे के एल एम एन ओ है ना, तो एक एल मिसिंग था, यहां मान लीजिए। आपने पूछा ओ के सामने क्या है? एल। एन के सामने क्या है? जे। एम के सामने क्या है? के। तो बताइए जे के सामने क्या होना चाहिए? जे के सामने आएगा एन। एन इज द राइट आंसर, एन इज द करेक्ट आंसर। डाइस में अपोजिट चेक करने के लिए कहीं भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये है एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसका नाम होता है फिगर सीरीज। आप ये बात जानते होंगे भली भांति। फिगर सीरीज का मतलब क्या होता है? सर फिगर सीरीज का मतलब होता है कि दी गई आकृतियां एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, हमें उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसी पैटर्न को फोकस करते हुए अगली जानकारी क्या होनी चाहिए। देखिए पहला काम तो आप ये सोचना कि क्या कोई कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। जैसे इसमें बी था, नीचे आ गया, इसमें ओ था, नीचे है ही नहीं, तो ऐसा तो पैटर्न नहीं चल रहा सर। फिर आप तुरंत सोचिए कि क्या सर ऐसा है कि 1 और 2 के चेंज 3 और 4 के चेंज के सेम है। जैसे ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। अगर मैं इनको ऐसे दो दो पार्ट में तोड़ दूं, यूं देखिए 1 और 2 की मूवमेंट 3 और 4 की मूवमेंट के सेम है, आपको दिखना चाहिए। देखो जो फर्स्ट में है वो लास्ट में आया, जो फर्स्ट में है वो लास्ट में आया, यस। जो मिडल में है वो ऊपर चला गया, जो मिडल में है वो ऊपर चला गया। 1 और 2 की बात 3 और 4 में मिल रही है, तो लास्ट में है वो बीच में आ गया, जो लास्ट में है वो बीच में आ गया। तो जैसा काम आपने 1 से 2 में किया है ना, डिट्टो सेम टू सेम काम आपने 3 से 4 में किया है।
तो मैं कह सकता हूं सर 2 और 3 का काम 4 और 5 में भी होगा। 2 और 3 का काम 4 और 5 में भी होगा। गौर कीजिए। देखिए पहली बात तो अब ये समझो, इन दोनों में आपको नियम लगाना है। जैसा नियम 2 से 3 में, वैसा ही नियम चलेगा 4 से 5 में। नियम कैसा है गौर कीजिए। तो देखिए बात सुनो, जो भी यहां पे लास्ट में फिगर है, लास्ट में बी एक बार है, यहां 2 बार, लास्ट में यहां पे ओ 2 बार है, ये 3 बार हो जाएगा। जो भी लास्ट वाली फिगर है हम उसको एक बार इंक्रीज कर दे रहे हैं। मिडल में एक्स 2 बार है, अब की बार 4 बार। मिडल में बी 2 बार है, अब की बार बी आएगा 4 बार। टॉप साइड में सर्किल 3 थे, 2 रह गए, एक कम हो गया। एक्स 4 बार था, अब 3 बार आएगा। टॉप साइड में सर्किल 3 थे, 2 रह गए, एक कम, तो ये भी एक कम। टॉप साइड में एक्स, मिडल में एक्स 2 थे, 4 हो गए, बी 2 थे, 4 हो गए, बी 1 था, 2 हो गए, 2 थे, 3 हो गए। तो जो भी उत्तर बनेगा उसके ऊपर आएंगे 3x। सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बीच में आएगा 4 बार बी, इसमें नहीं है सर। 3 बार सर्किल आना चाहिए। हाँ, ए ऑप्शन सारी कंडीशन को पूरा कर रहा है, वही आंसर। लॉजिक क्या है, 1 और 2 का पैटर्न 3 और 4 का पैटर्न सेम है, तो 2 और 3 और 4 का 5 का भी सेम होगा। मोस्ट रिपीटेड लॉजिक यही होता है, अधिकतम सवालों में आपको यही देखने को मिलता है। क्लियर? बताओ, सीरीज का क्वेश्चन दिया और कैसा क्वेश्चन दिया भैया? बहुत ही सिंपल। आप कहना हाँ जी सर बहुत सिंपल। सीरीज में क्या दिया गया आपको? ये दिया 16, 36, 64, क्वेश्चन मार्क के 2 साइन, 196, 256, 324। तो अगर मैं इसको एक कायदे में देख लूं, तो ये तो 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है और ये 18। कहने का मतलब आप सम संख्याओं के इवन नंबर के स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहां पर सर 10 का स्क्वायर आना चाहिए जो कि आएगा 100, 12 का स्क्वायर आना चाहिए जो कि आएगा 144, 10 का स्क्वायर आना चाहिए जो कि आएगा 100, 12 का स्क्वायर आएगा 144। तो कायदे में यही आपके सवाल का उत्तर है। 100 and 144 इज द करेक्ट आंसर। नो डाउट, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर सिलॉक्स में आपको पता है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं उन स्टेटमेंट को आप लोग करेक्ट मानते हैं और उन स्टेटमेंट के बेस पर इन कंक्लूजन की जांच करनी है, क्या दिए गए कंक्लूजन सही हैं या नहीं है। तो पहले तो आप अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ, फिर डायग्राम से चेक करना उनके कंक्लूजन क्या होंगे। ऑल कार्ड आर पोस्ट कार्ड, सर ऑल कार्ड आर पोस्ट कार्ड, suppose that these are cards, these are post card। सारे कार्ड क्या होंगे? पोस्ट कार्ड। सम पोस्ट कार्ड आर बुक, कुछ पोस्ट कार्ड है वो बुक है। एंड ऑल बुक्स आर नॉवल, ऑल बुक्स आर नॉवल, ऑल बुक्स आर, ऑल कार्ड आर पोस्ट कार्ड, सम पोस्ट कार्ड आर बुक, ऑल बुक आर नॉवल। पहला, सम पोस्ट कार्ड आर नॉवल, सम पोस्ट कार्ड आर नॉवल, यस there is a relation between postcard and novel, 100% this point will be right। no card is a book, सर कार्ड और बुक के बारे में कोई डिसीजन ले पाना पॉसिबल नहीं है, देन वी हैव टू से पार्शली रॉन्ग। ऑल कार्ड आर नॉवल, सर सारे कार्ड नॉवल हो भी सकते हैं, पता नहीं है। कार्ड और नॉवल के बारे में आप कोई रिलेशन बताया ही नहीं है आपने, तो हम कैसे मान लें सर। तो तीनों कंक्लूजन में से अगर हमें इसका उत्तर टिक करना होगा, वी विल गो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। केवल पहला अनुसरण करता है, बाकी की बातें फॉलो नहीं करती। और जो ये सवाल है इसका उत्तर हमें टिक करना चाहिए डी।
ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, केवल पहला फॉलो करता है। हिंदी पे सेम ही जानकारी है, कोई नई बात। लो प्यारे बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग का इस पेपर का एक और सवाल कर दो। कितना आसान पेपर बना के दिया एसएससी ने, कह रहा है बच्चों को दिमाग लगाना नहीं पड़े। कैन वी प्ले, और ये कहा गया इसका कोड है AETCNX। प्ले इन स्कूल TCMNEF। तो उस भाषा में प्ले का कोड क्या बनेगा? हाउ कैन वी राइट प्ले? सर इन दोनों में कॉमन दिख रहा है प्ले, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है टीसी, तो प्ले का कोड क्या हो गया? टीसी। जो भी इन दोनों में आपको कॉमन दिख जाए उस कॉमन को ही उत्तर मानना है। तो प्ले का कोड बनना चाहिए टीसी, टीसी का बनना चाहिए प्ले। तो हाउ कैन वी राइट प्ले? द आंसर विल बी टीसी। कैन का कोड क्या है सर? डिसाइड नहीं कर पाएंगे, या तो ए ही होगा या एनएक्स होगा। आप जानते हैं कॉमन कोडिंग के सवालों में ऑर्डर सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, केवल और केवल यही देखना है कि कॉमन क्या है, वही आंसर। सर 23 नंबर क्वेश्चन, बड़े आराम से पढ़िए, एक एक बात को जानिए समझिए, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। शब्द स्टेमिना के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पूर्ववर्ती अक्षर यानी पहले वाला और प्रत्येक व्यंजन को अगले अक्षर यानी बाद वाले से बदल दिया जाए। बदलो सर, वर्ड दिया हुआ है स्टेमिना, STAMIN। क्या करना है? स्वर को बदलना है पहले वाले से, यानी ए की जगह पे आएगा Z, आई की जगह पे H, ए की जगह पे Z, और व्यंजन को उसके बाद वाले एस के प्लेस पे टी, टी के प्लेस पे यू, एम के प्लेस पे एन, एन के प्लेस पे ओ। ये मैंने चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद कह रहा है इस प्रकार बने समूह में दाईं ओर से तीसरा, वो है दाईं तरफ, दाएं से तीसरा है एच, और बाईं ओर से चौथा वो है एन, के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं? यानी इंग्लिश अल्फाबेट में एच और एन के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 5 होते हैं। एच आता है 8 पे, एन आता है 14, 5 होंगे। लिख के देखूं तो आई जे के एल एम। सर इंग्लिश अल्फाबेट में एच और एन के बीच में 5 अक्षर होते हैं, यही 5 हमारे सवाल का उत्तर है। दिस 5 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन देम? करेक्ट आंसर 5। So 24, yeah. Again, this is a question of odd one out। 4 तुम्हें नाम दिए हुए हैं, लाइक एक तो दिया है MPT, एक दिया हुआ है ACG, एक दिया हुआ है DGK, एक दिया हुआ है HKO। मतलब कि अगर मैं कायदे में इस बात को समझूं तो 13 और 3 16 और 4 बनेगा 20, 4 और 3 7 और 4 बनेगा 11, 1 और 2 3 और 4 बनेगा 7, 8 और 3 11 और 4 बनेगा 15। डिफरेंस देखोगे तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा कि बाकी 3 जगह डिफरेंस सेम है, बी में सेम नहीं मिल रहा, तो यही हमारा उत्तर बनना चाहिए। दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट। और प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल इस पेपर का, जिसका नाम था फिगर सीरीज, करो ट्राई। हमने आपको एक पैटर्न बताया था कि या तो आप पहला काम देखो सब में सीरीज चल रही है क्या, जैसे ये एरो था सेंटर पे आ गया, डी सेंटर पे आ गया, डॉलर सेंटर पे आ गया, एरो सेंटर पे आ गया। सर मूवमेंट देखो एकदम सेम चल रही है,
फर्स्ट पोजीशन वाली आकृति सेंटर पे आ जा रही है। और देख लो ना सर, प्लस एक प्लेस आगे, ट्रायंगल आगे, प्लस आगे, ट्रायंगल आगे, सब में कंटिन्यू सीरीज चल रही है, तो बीच में एरो आना चाहिए, ये उत्तर आउट, ये उत्तर आउट। इधर ट्रायंगल आना चाहिए, दोनों में है। सर बीच में जो आकृति है डॉलर वाली, वो अगली बार नीचे कोने पे आ गई, एरो नीचे कोने पे आ गया लेफ्ट साइड में, डी नीचे कोने पे आ गया, डॉलर नीचे कोने पे आएगा, इसका मतलब ए उत्तर बनेगा, बी भी नहीं। साथ साथ में ऑप्शंस आउट करते रहिए, 4 में से यकीनन 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो इस जानकारी को फॉलो नहीं करेंगे और 1 पॉइंट बचेगा, वही आपके क्वेश्चन का उत्तर। तो प्यारे बच्चों, ये एक कंप्लीट पेपर सेट आपने सॉल्व किया। रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के आते हैं, क्या उनका ट्रेंड है, क्या उनका लॉजिक है, इसको आपने देखा। अगर प्यारे बच्चों ये पूरी बातें आपको समझ में आई, आप एक एक सवाल को खुद से कर पा रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए बेहतरीन पेपर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।